खबरें में खुश आमदीद। मेरे साथ आरिफ हमीद भट्टी साहब और मैं हूँ सईद काजी। कुछ खबरें। तारीख ना देने पर गवर्नर साहब के खिलाफ क्या कोई कानूनी कार्रवाई होगी? कतन नहीं होगी, लगता तो यही है, क्योंकि बड़ा सिलेक्टिव अंदाज में कार्रवाई होती है। मुल्क में जानबूझकर एक आइनी बहरान पैदा किया जा रहा है, या ये खुद क्लास ही इम्पोर्टेंट हो चुकी है और ये कोई भी अपने ही आइन पर चलने के काबिल नहीं रही है? क्या मामला? नून लीग अदलिया से माजाराई कर रही है। पुराना टाइम टेस्टेड तरीका है कि काउ डाउन कर दो, खड़े हो जाओ, और शरीफ आदमी जहाँ भी बैठा हो कहाँ जवाब दे पाता है। 124% गैस महंगी करने से क्या IMF राजी होगा? एक रन अवे और एक ब्रेक नेक एक इन्फ्लेशन है भट्टी साहब। मगर पहले तो आ जाते हैं भट्टी साहब, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, मुझे तो लगता है कि ये इलेक्शन कराना नहीं चाहते। मुझे लगता है इनसे इलेक्शन होने ही नहीं है। अब ये इलेक्शनों का ज़माना गुजर गया। क्या लगता है आपको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे मैं आपसे इख्तिलाफ करता हूँ। जो इनको लाए हैं वो गारंटी दे के लाए थे कि साल इलेक्शन नहीं होगी, जो चले गए हैं। इस वक्त मुल्क में आइन अमली तौर पर आइन नाम का कोई वजूद नहीं, माफिया राज है। मैं चंद मिसालें दे देता हूँ। शहबाज गिल की गिरफ्तारी, फवाद चौधरी, आदम स्वाति, शेख रशीद, शहीद अरशद शरीफ, आमर राज जो वकील है, लाहौर हाई कोर्ट बार के प्रेसिडेंट ने 4 दिन गया, पता ही नहीं कहाँ थे, आ गया नहीं। मोहम्मद हाँ पट्टी खैर, उनके तो करप्शन के बड़े ज़बान ज़दे आम हैं, उनको तो मैं, उनके बारे में तो मुझे भी बड़ी खबरें हैं। लेकिन इस मुल्क में है कानून कहाँ? आप 16 अरब की मनी लॉन्ड्रिंग करें, ताकतवर हलकों से फिट हो जाए, रातों रात आपके केस भी ख़त्म हो जाएंगे। तो भाई आज आप केस ख़त्म करा रहे हो, अगर वो केस गलत है मान लिया, उन सारे अफसरों को, सेक्रेटरी इंटीरियर को पकड़ो, उस वक्त के DG को पकड़ो, सबके खिलाफ मुकदमे दर्ज करो। यार आपने बेगुनाह लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज क्यों किए अगर वो बेगुनाह है? काजी साहब, इस मुल्क में जिसकी लाठी उसकी भैंस, पंजाबी च बोल देना जी धन समझ नहीं आनी, जिदा डंडा उदा संडा। इस मुल्क में आइन और कानून, ना मुशर्रफ ने इतना पाँव तले रोंदा, ना ही ज़ियाउल हक ने जो क्रेडिट मौजूदा PDM को जाता है, कम से कम ये दें कि इन्होंने बताया पाकिस्तान के कि बनाना रिपब्लिक क्या है। हम बताते हैं ना मुल्क में अदलिया है, ना इस्टेब्लिशमेंट है, सिर्फ हम हैं। तो वो साबित हो गया। पिछले 25 दिन से कमो बेशतर 60 अरब से ज़्यादा दिहाड़ियाँ लगाई गई हैं। 60 अरब से ज़्यादा दिहाड़ियाँ लगाई गई हैं। ग्रीन नू ब्राउन पता नहीं की करी जा रहे हैं, नालियाँ चो की करी जा रहे हैं। कम से कम 2,500 ट्रांसफ़र पोस्टिंग हो गई। रेट पता करो किदा कीएगा। तो कादी साहब, इस मुल्क में यानी आप ये कह रहे हैं कि ये जो एक ग्रीन ज़मीन होती है जहाँ पे आप मकानियत नहीं इख्तियार कर सकते। इस वक्त को लाहौर को चंद हाउसिंग सोसाइटी मुबैना कब्जा माफिया चला रहा है। मुबैना, उन्होंने बाकायदा टीमें रखी हुई हैं। तो ये जो गवर्नर साहब फरमाया, इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी, क्योंकि गवर्नर साहब अपनी मर्जी से इलेक्शन नहीं करा रहे। उन्हें वज़ीर आला और बाज़ लोगों की हमायत हासिल है, और उन तक कानून के लंबे हाथ नहीं जाते। कानून के लंबे हाथ जाते हैं जो रोटी 15 रुपए की बजाय 16 रुपए की बेच दे, जो मुल्क को 16 खरब में बेच दे, जो मुल्क के मफाद को बेच दे, उस पर कानून के लंबे हाथ बहुत छोटे रह जाते हैं। तो ये कुछ नहीं होगा। इमरान खान साहब भी आइंस्टाइन बन गया, तंग आ गए हूँ, जेल बरो तरीक, मैं वो। यार आपने अपने एक एक प्यादे करके मरवाए जा रहे हैं। पंजाब पुलिस ने लिस्ट बना रही हुई है किस किस को पकड़ना है, किस किस को बरहना करना है, किस किस पे मुकदमे दर्ज करने हैं। FIR लिख ली गई हैं, दरख्वास्तें, किस पे कौन सा झूठा पर्चा देना है, सिर्फ हुक्म जाना ऊपर से, जो भी आजकल ये मुल्क सूबा चला रहा है। तो कादी साहब, इस मुल्क में आपने फरमाया 124% गैस महंगी हो गई। अगले महीने घर के किराए से ज़्यादा बिजली का बिल और गैस का बिल आएगा। ये उस वक्त से डरे जब ये अवाम इनके घरों के जाके इनके मीटर उतारेगी। इमरान खान के बस की बात नहीं है इस हुकूमत को गिराना, क्योंकि वो जेल बरो तरीक, लॉन्ग मार्च, लॉन्ग गुआचा। यार जान देखो, प्रैक्टिकल डू समथिंग। बट साहब बात ये है, मैं पहले भी अर्ज़ कर चुका हूँ कि वो खान साहब क्या करेंगे। उसकी वजह यह है कि जब यहाँ पे सारी पार्टियों के मंशूर ही जो है वो इशराफिया नवाज़ हों, तो फिर लोग तो नहीं निकले। हाँ लोग निकले, मेरी ये कंसिडर्ड ओपिनियन है
ये जो बढ़ती हुई प्राइसेस हैं, एक बढ़ती हुई प्राइस में ये हम आपको यानी बता रहे हैं, अगर किसी की अकल शरीफ में ये बात आ जाए कि भट्टी साहब कोई एक आध ऐसी कीमत होगी जो लोगों की कमर तोड़ दे। कई साहब मैं इमरान खान साहब को इस चीज़ का क्रेडिट देता हूँ, जहाँ उनकी गलती होगी मैं निशानदेही करूँगा, मैं कोई तर्जमान तो नहीं। इमरान खान ने 70 साल के बुत तोड़ दिए, पाश पाश कर दिए, जिनके खिलाफ लोग ड्राइंग रूम में छुप के बातें करते थे, अब वो चौराहों पे, गांव की चारपाइयों पे, इशारों पे, बाजारों में, जलसों में, जुलूसों में, दीवारों में, लेकिन बड़ी साहब एक मुझे बात बताएं, एक बड़ी वो बड़े बेलबास हुए हैं। बज़ाहिर तो आदम सवाती का कपड़ा उतरा, लेकिन कपड़े किसी और के उतरे। प्रोग्राम में देख रहा था। दूसरी बात का सब गुस्ताखी माफ, बज़ाहिर फवाद चौधरी पर काला कपड़ा, लेकिन पता चल गया पाकिस्तान के कानून पर काला कपड़ा पड़ा हुआ है जो ताकतवरों को नहीं पकड़ता। नहीं, ये बड़े एक्सपोज हुए हैं। खान साहब को ये क्रेडिट जाता है, हाँ रोजाना लांग जेल भरो भर लो जेल, कोई मुट्ठी के दाने ने जेब च पाने ने रोजाना डराई जाते। मैं एक देख रहा था कि जवाद हसन साहब ने जितना अच्छा, और बताओ आपके 2 सहाफ़ी लगड़ बगड़ जमहूरी बच्चे, खास बंदे खान साहब के करीब कर दिए गए हैं। एक बंदे ने खान साहब की रिकॉर्डिंग चंद दिन पहले कुछ लोगों को पहुंचा दी है, तो कादी साहब इधर आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ। अच्छा, क्या कौन से आज दिनों में पहले करीब थे या अभी भी करीब हुए हैं? अब पहले नहीं, पहले तो मरियम के कैंप के थे, लेकिन छोड़ो यार ये कहानी फिर सही, क्योंकि ये लगड़ बगड़ आप देखें ना। तो खान साहब कैसे करीब कर लेते हैं? खान साहब देखो, जो खान साहब की बहुत ज्यादा तारीफ करेगा, वाह भाई वासर बनने अन्य वासर, क्या बात है, वाह मैंने सर्वे किया, आप कमाल है, कमाल है आप, कायदे आदम पीछे रह गया। ओ भाई देखो तो सही वो क्या करते रहे हैं। भट्टी साहब इस रिकॉर्डिंग से क्या निकलेगा? खान साहब वैसे मैं मानता हूँ खुली किताब है, जहां आफ्ताब इकबाल साहब ने कहा गालबन उन्हें आप ही बता रहे थे कि उन्होंने रिकॉर्डिंग किसी ने हाँ इमरान खान इन चीज़ से बाला ये जो क्रेडिट है, लेकिन खान साहब को भी कम से कम जो लफ्ज़ बंदा आ रहा है उसका कम से कम हाल और माजी तो देख लेना। तो तलाशी क्यों नहीं लेंदे? फोन तो बाहर रखवा लेते हैं वो, फिर अंदर वो कैसे लेके गया? कादी साहब मैं खान साहब से मिलने गया, अब इतना सा एक बटन आ जाता, सारे साहब स्कैनर में नहीं पता चलता। नहीं मुझे नहीं पता, साहब सारे इल्म थे बैठे हुए, और मैंने वो देख ली चीज़। मुझे उस दिन खान साहब ने फरमाया आप नहीं बात कर रहे, मैं कहा जी मैं आज सीखने आया हूँ। तो काजी साहब गुजारिश ये है कि इमरान खान साहब को मेरी नज़र में इस इम्पोर्टेड हुक्मरान ने एक फैसला कर लिया ख़त्मी कि दुनिया इधर से उधर हो जाए, इलेक्शन नहीं कराना, चाहे मुल्क रहे ना, खुदा ना खास्ता मेरे मुंह में खाक। हाँ सबको चाहिए कि एक तो जो 4 नाम उन्होंने वीडियो रिकॉर्ड कराया उनके नाम सामने ले आए, दूसरे जो फैक्ट्स है ना खुल के मैदान में आए, अल्लाह के सुपुर्द करें। जिस शख्स पे 60 पर्चे हो चुके हों, कातलाना हमला हो, अल्लाह ने इमरान खान को नई ज़िंदगी दी, अब इनसे ज़रा डिफेंसिव होकर करने की क्या ज़रूरत है? मैदान में खुल के आए, मैक्सिमम क्या करेगा? देखना अरशद शरीफ हमारी जिंद जान, हमारा भाई, हमसे छीन लिया, सुप्रीम कोर्ट में उसकी माँ की आंखों के आंसू नहीं रुके, अदारों मुल्क में रो रो के लोग अंधे हो गए, आज तक उस JIT ने 1 इंच भी असल मुल्ज़मान की तरफ पेशकदमी नहीं की। हमने क्या कर लिया? हम कर ही कुछ नहीं सकते। अच्छा भट्टी साहब, ये जो थ्योरी दे रहे हैं कि इलेक्शन आगे पीछे हो जाएंगे थोड़ा, मैं तो इस तरह एग्री नहीं करता इस बात से। मुझे नहीं लगता कि ये इलेक्शन कराने के अहल भी रह गए हैं, क्योंकि अब इलेक्शन से काम आगे जाएगा। जो जिस तरह की मैशत के तलू हो रही है, बाद में आप हाथ पाँव पड़ जाएंगे और ये जबर करने की सलाहियत से भी महरूम हो जाएंगे। ये मेरी राय है इसके बारे में। लेकिन कहा यह जा रहा है कि सदर अलवी साहब कोशिश कर रहे हैं कि इलेक्शन हो, थोड़े से ये आगे कर दें ये, और वो जो है वो अगर मेरा नहीं ख्याल भाई, अगर मैं अर्ज करूं कि ये जानबूझ के ऐसी सूरत हाल पैदा कर रही है क्योंकि इंटरनेशनल पावरों की पाकिस्तान में इंटरेस्ट किसी और चीज़ का, IMF से जानबूझ के 4 महीने डील नहीं की गई कि लोग इन्हीं मुसीबतों में रहे। लोग आखिर में आके ये कहें कि अल्लाह का वास्ता हमें कोई पाकिस्तान की कोई ताकत नहीं चाहिए, हमें एक वक्त की सिर्फ रोटी दे दो। ये एक इमरान खान को अमेरिकन रजीम लेटर ठीक था, जो कहते हैं साइफर झूठा है, उन्हें कहें साइफर ओपन कर दे। इतनी अखलाकी जुर्रत रखे ना,
साइफर ओपन लिया, मान लिया वो गलत है, ओपन क्यों नहीं करते उसको? उसमें नहीं बट सब अब तो नेकेडली हो गया ना सारा। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के 2 इजलास हैं, उसके मिनट्स भी ओपन करते। नहीं भट्टी साहब एक मुझे बात बताएं, अभी आपने बच्चे जमहूरों की बात की थी, कल मैं एक देख रहा था कि क्या नाम लूं, कोई मतलब है, कोई नाम किसी का नहीं, नाम ले लेना, और यार जवाद हसन जैसे आदमी पे, जस्टिस जवाद हसन साहब, हम उन्हें सलाम करते हैं, वो उन्होंने उन पर भी जमहूरे छोड़ दिए हैं। अच्छा, एक तो जावेद चोई सब क्रेडिबल आदमी है, उन्होंने ठीक लगा, और एक और जमहूरा बच्चा, वो बेचारा ना अक्सर अपने पाँव पे नहीं खड़ा होता, अजीब सा पानी पीता, वो भी आजकल बड़ा आइंस्टाइन बना हुआ, उफराडिया था। कादी साहब, इस मुल्क को अब डिस्प्रिन से इलाज नहीं होना। मैं यही कह रहा हूँ, सहाफत समेत तमाम अदारों में सर्जरी चाहिए आपको, मेजर सर्जरी चाहिए, और सर्जरी वो कर सकता है जिसका माजी और हाल खुद साफ शफाफ हो। नहीं भट्टी साहब, माजी हाल को छोड़ दें, आप अगर कैंसर की सर्जरी के लिए तिब्बे यूनानी वाले लोगों को हायर कर लें तो मतलब है व्हेन मेजर रिक्वायर्ड, और वहाँ पे आप उन लोगों के हवाले कर दें जो तिब्बे यूनानी में भी माहिर नहीं हैं और जड़ी बूटियों से कैंसर का इलाज करना चाहते हैं, तो फिर अल्लाह ताला हम फिर अपने करम फरमाए, बेहतर होगा इंशाल्लाह। एक ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। आइनी बुरान क्यों पैदा किया जा रहा है, अदलिया के साथ माजराई एक नई बात कि क्या मैसेज दिया जा रहा है कि भाई टो और लाइन, आइन को परे रख दो, ये बात है या कुछ और? ब्रेक के बाद वेलकम बैक। बट साहब, जो अब सबसे बड़ा सवाल इस कौम के सामने है और हमारे सामने है वो ये है कि क्या हम किसी किस्म की सिविलियन डिक्टेटरशिप की तरफ जा रहे हैं? जिस तरीके से गवर्नर साहब ने जो है अभी तक नहीं दिया, जज साहब जो हैं उनके पीछे हमने ये लगूर छोड़ दिए हैं कि जी उन्होंने जो एक आइन के मुताबिक फैसला किया है अपराइट, यानी जो उनको हम इस तरह की एक उम्मीद। गवर्नर साहब का आइन के साथ क्या वास्ता? आइन कहता है कि अगर कोई भी वज़ीर आला, कोई भी असम्बली तहलील करता है तो ये पाबंद है, अगर ये 48 घंटे में नहीं करते ऑटोमेटिकली हो जाएगी। आइन की वायलेशन करना तो इन हुक्मरानों के नहीं, ये सिस्टम को लपेटने की कोशिश नहीं है भट्टी साहब, नहीं कि आइन शाइन खत्म करो यार, एक शख्सी हुकूमत कायम करो, हम भी बहरीन की तरह बन जाएं, कतर की तरह बन जाएं। सिस्टम उन्हें सपोर्ट कर रहा, सिस्टम के कहने पे वो कर रहे हैं, वरना जितनी लागर हुकूमत ये है, जितनी कमज़ोर हुकूमत ये है, जितनी आवाम की नापसंदीदा हुकूमत मौजूदा PDM है, शायद ही तारीख में कोई हो। लेकिन कुछ लोग, मैं ये नहीं कह रहा कि पूरे के पूरे, वो इस अपाहज हुकूमत को कंधा दिए हुए है। अच्छा, ये बिलावल साहब का एक शॉर्ट सुनवाता हूँ आपको। पीपल्स पार्टी PDM के हिस्सा तो हैं, कभी हिस्सा होते हैं कभी नहीं होते, बहरहाल उनके साथ ही हैं। ये देखें क्या कह रहे हैं। अगर खुदा न खास्ता ऐसा कोई गैर आईनी कदम लिया जाए, ऐसा कोई गैर जमहूरी कदम लिया जाए, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन से लेके सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर से लेके कारकुन तक हमें मौका नहीं होगा कि हम खामोश रहे। नहीं, लेकिन मतलब ये है कि गैर आईनी तो काम हो रहा है। अच्छा, आईनी का काजी साहब, पाकिस्तान का जो आईनी माहिर है, कानूनी माहिर है, जितने भी, उनसे ले लें कि अगर 2 सूबों की असम्बलियाँ तहलील हो गई, क्या 90 दिन में इलेक्शन कराने के पाबंद है? तो बिलावल साहब बोलो। बिलावल साहब अलादा हो रहे हैं फिर इसका मतलब PDM से? नहीं, पागल है वो। बिलावल साहब के वाला साहब के ओमनी ग्रुप सारे ख़त्म हो गए। शहबाज साहब का आज वो जो सुल्तानी गवाह था, उसे लितर मार मार के वो मुकर गया। भाई, अगर आपके खिलाफ मुकदमे झूठे तो उन अफसरों के खिलाफ कार्रवाई करो। देखें काजी साहब, डिक्टेटर हो या जमहूरी डिक्टेटर हो, काम ब्यूरोक्रेसी करती है। जिसने झूठे पर्चे दिए हैं माजी में, किसी के भी खिलाफ, चाहे वो मरियम नवाज है, शहबाज शरीफ है, जरदारी है, यहाँ तो उन अफसरों को लटका दो, भैया आपने ये कैसे झूठे पर्चे दिए। अगर झूठे पर्चों को आज आप दबाव के तहत खारिज कर रहे हो तो इनके खिलाफ कार्रवाई करो। आखिर किसी ने तो ला कानूनियत के लिए आगे रोकना है। काजी साहब, बिलावल भुट्टो बेनिफिशियरी सिस्टम के, उनके वालिद साहब की 5 खरब से ज़्यादा प्रॉपर्टी है मुबैना। ये मैं कम बता रहा हूँ, ये सारे केस इनके और नून लीग के ख़त्म हो गए हैं। वफाक में भी हुकूमत नहीं है, नून पे MQM सख्त नाराज़ है, बाप नाराज़ है, लेकिन सिर्फ इमरान खां के खौफ से कि असी जावांगे तो इमरान खां आ जाएगा, तो ये इन्होंने हुकूमत नहीं छोड़नी, मेरी इतला है। हाँ, इमरान खां अगर सिंसियर है इलेक्शन कराने में
तो उनको एक इनके केसेस तो खत्म हो गए, सुना पीटीआई और उनके कोई जो उनके दौर के अफसरान थे उनके खिलाफ कोई केसेस शुरू हो रहे हैं। इमरान खान साहब की फिर मैं यही बात कह रहा हूँ कि उनके पास 2-3 मीर सादक मीर जाफर हैं, उन्हें पता ही नहीं उनकी कौन सी चीज़ें आउट हो रही हैं, लेकिन ये उनकी मर्जी, अपनी हक है उनका। पीटीआई की तमाम लीडर पंजाब के 36 अजला में फहरिस्त जा चुकी है किस किस को गिरफ्तार करना है, लेकिन इमरान खान साहब रोजाना कह देते हैं शेर आया शेर आया शेर आया। ओ भाई जेल भरो, तहरीक करनी है तो कर दे शुरू, नहीं करनी तो ठीक है आपकी मर्जी, ये भी आपका अख्तियार है। इमरान खान साहब आप 70 साल में पहली दफ़ा इस माफिया के सामने खड़े हुए हैं। नून लीग और पीपल्स पार्टी आजकल यूं है और इन्हें आपके आर्मी चीफ फुल हमायत हासिल है। तो अगर आपने इलेक्शन करवाना है तो आपको मूवमेंट तेज़ करनी होगी, वरना मेरी इतला है कि हुकूमत ने फैसला किया, चाहे अदालत कहे ना कहे, इलेक्शन नहीं होने। चलें, वो तो मैं भी आप इसे मुझे सेकंड करते हैं कि नहीं? हाँ, सेकंड करता हूँ, सेकंड। मुझे लगता है कि ये एक शॉर्ट सुनवाता हूँ मरियम साहिबा का। इनको तो अभी 2-2 दिन की में इन पुलिस वालों के गले लग के ये रोने लग गए, तो अभी तो इंसाफ होना शुरू ही नहीं हुआ, इंसाफ तो अभी होगा इंशाल्लाह। सब इंसाफ क्या होना है बताएं? इंसाफ ये होना है कि इंसाफ का कत्ल 2 दिन हुआ। शेख रशीद का कसूर क्या था? मरियम साहिबा आप भी बेटी हैं, हमारी भी बच्ची हैं ना, ये जुल्म के पहाड़ खड़े करे, आपसे वजन नहीं उठाया जाना। इन्होंने काटी है जेल VVIP, गेस्ट हाउस और रेस्ट हाउस वाली, ना ही किसी की बच्ची जेल में जाए। मैं खुदा ना खास्ता किसी के लिए बुरा नहीं सोचता, लेकिन काजी साहब रजिस्टर्ड करप्ट अफसर पंजाब पुलिस में, और ब्यूरोक्रेसी ढूंढी गई, उन्हें गारंटी ली गई कि आप पीटीआई को कुचलने के लिए तमाम मुमकिन इकदाम करोगे। माजी में जितने जितने चाहे क्रिमिनल केस थे नून लीग के खिलाफ, सारे ही ख़त्म कर दिए गए। है कोई ये मुल्क यार? ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान में कानून आइन है ही कुछ नहीं। एक ग्रोह आया, ग्रोह ने हुकूमत पे मसलत हो गया। उस ग्रोह का एक मकसद है इमरान खान को रास्ते से हटाना। आपको पता है 90% ऑफ आर्डर किसके चाहने हैं? मरियम नवाज साहबा के। ये इनके पास लीगली पोजीशन क्या है? क्या मुल्क की प्राइम मिनिस्टर है? क्या चीफ मिनिस्टर है? क्या चीफ सेक्रेटरी हैं? क्या चीफ जस्टिस हैं? क्या आर्मी चीफ है? किस कैपेसिटी में ये बुला के ऑर्डर करती हैं रोजाना लोगों अच्छा को? इन्होंने कुछ थोड़ा सा और भी बात की है, बड़ी दिलचस्प है। ये जरा देखें, बाजवा साहब के हवाले से एक शॉर्ट सुनवाते हैं मरियम साहिबा का। आज जब जनरल कमर जावेद बाजवा घर चले गए और आज आपको पता है कि वो अपने आप को डिफेंड नहीं कर सकते, मैं उनको कोई बेल आउट नहीं दे रही हूँ, लेकिन आज जब आपको पता है कि वो अमेरिका ताकतवर है, वो अपने आप को डिफेंड भी कर सकता है और वो आपको नुकसान भी उस बयानिए का हो सकता है, तो आज आपने जो निशाना है उस पर आपने जनरल कमर जावेद बाजवा को रख लिया। उस वक्त क्यों हुकूमत जाने के बाद भी प्रेसिडेंसी में छुप छुप के उनसे मिलते रहे? तो क्या बात कर रहे थे उनसे? उस वक्त ये क्यों नहीं कहा कि मेरी हुकूमत आपने खत्म की? उस वक्त तो आप ये कह रहे थे कि प्लीज मुझे वापस हुकूमत में ले आए, और आज भी आप प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के पास बार बार जाते हैं कि मेरी एक मुलाकात करा दें। अच्छा बंटी साहब, इससे पहले तो बाजवा साहब के खिलाफ इनकी भी जो बैरिज जो एक था, एक ऑफ क्रिटिसिज्म वो हो रहा था, अब ये बाजवा साहब को मैं हैरान हूं कि हम जब चाहते हैं किसी को बुत कह देते हैं, किसी को खुदा बना लेते हैं। ये कमर जावेद बाजवा साहब पर इल्ज़ाम मरियम साहिबा ने लगाया था कि 2018 की इलेक्शन की टोटली धांधली इन्होंने की है, ये इस्तीफे दे। इनको धमकियां दी थी चौकों में खड़े होके। इन्होंने कहा था, मैंने नहीं, मरियम नवाज साहबा ने खुद कहा था, इनके वालिद मोहतरम नवाज शरीफ ने कहा था, अगर बाजवा साहब ने गलत रोल अदा किया बकौल आपके मरियम नवाज साहबा के, तो आज इंक्वायरी करा लें इंडिपेंडेंट। साइफर आया कि नहीं आया? आप कह रही हैं कि इमरान खान प्रेसिडेंसी में जाके मिला, वो तो आरफ अलवी साहब के पास मिला, आरफ अलवी उनका है। मरियम साहिबा शहबाज शरीफ साहब किससे मिले? और लंदन में जब आप थी, आपके वालिद, आप अपने फ्लैट पे नहीं, उस फ्लैट से कमो बेशतर 20 माइल दूर किससे मुलाकात की थी? उसके बाद पाकिस्तान में कौन सी तैनाती हुई थी? बात निकलेगी तो दूर तक जाएगी। और बटी साहब, कोई सेम्बलेंस ऑफ लॉ और कादी साहब, मैं लुक मरियम साहिबा, मैं तो कल हैरान था एक जगह। नहीं, मरियम साहिबा रूल ऑफ लॉ, मुझे अदब से, मेरी तो हमारे तो मुल्क की लीडर है, काश
ये इमरान खान को कहती हैं कि अमेरिका से डर है, वो इसको नुकसान पहुँचाएगा। एक तो अब पाकिस्तानी अवाम को अमेरिका से डरा रही है आपकी लीडर। काश आज ये भी कहती कि वो शख्स जो एक 50 रुपए के स्टाफ में मुल्क से बाहर इलाज कराने गया, उसको पकड़ के लाओ। अपने दोनों भाई इनके इश्तिहारियां, डू यू नो काई साहब, मैंने मान लिया अच्छा, वो भट्टी साहब एक खबर मैंने बेगुनाह होंगे। काई साहब सिर्फ मेरी बात पूरी करने दे। अर्ज मान लिया वो बेगुनाह, पंजाब हुकूमत इनकी, वफाक हुकूमत इनकी, कम से कम अपने वालद और भाइयों दोनों को तो बुलाएं। अब तो इंसाफ का बोलबाला आपकी हुकूमत है, क्यों नहीं बुला रहे इन्हें? काई साहब ये बताए ना, सिर्फ इमरान खान को मार दो, इमरान खान को मरवा दो, पीटीआई को ख़त्म कर दो, फलां को कर दो। अब मैं क्या कह सकता हूँ, मरियम साहिबा है। अगर इनके बाप वालद इनके चचा के पीएम होते हुए पाकिस्तान पे एतबार नहीं कर रहे, इनके भाई एतबार नहीं कर रहे, शहबाज साहब का ससुर अली इमरान, उन्होंने कोई 50, 10, 20, 50 लोगों के पैसे देने होंगे, झूठे इल्ज़ाम होंगे उन पे। यार वो मुल्क में नहीं आ रहे तो आप मुझ जैसे आम शहरी को क्या इंसाफ दिलाओगे? अच्छा, ये कुछ और भी मशवरे दिए हैं उन्होंने मरियम साहिबा ने, वो सुनाता हूँ साहब। मरियम सबसे बहुत इम्प्रेस है। बिल्कुल हूँ, इसीलिए मीटिंगों में आपका नाम लेके वो डिस्कस करती है। कोई बात नहीं, कोई बात कॉमर्स को हमें, क्योंकि नौकरियां, अब जो हमारी फॉल्टरिंग इकोनॉमी इस वक्त, नौकरियां जनरेट नहीं कर सकते, लेकिन अपने घर में बैठे अपने लैपटॉप्स पे, अपने कंप्यूटर्स पे लोग बैठ के, बच्चे जो हैं वो बहुत कमा सकते हैं। 1000, 2,000 डॉलर्स महीने के बैठ के कमा सकते हैं। जी भट्टी साहब, मशवरा तो अच्छा है बच्चों के लिए, बहुत अच्छा है माशाल्लाह। सबके बच्चे होनहार हों। देखें मरियम नवाज साहबा ने, अल्लाह ताला माशाल्लाह लीडर हैं, आज तक कोई बिजनेस नहीं किया, कारोबार नहीं किया, खरबों रुपए की, अरबों रुपए की प्रॉपर्टी है। हमें भी ऐसे गुर सिखा गए। ओ यार हम सेठ की नौकरी कर करके बूढ़े हो गए हैं, ज़िंदगी के आखिरी हिस्से में आ गए हैं। और ये इसलिए नौकरी कर रहे हैं कि कल को किचन कौन चलाएगा अगर तनख्वाह ना मिली। तो भाई तो ये सारी जो फैमिलीज अमीर हुई हैं और ये भी हैं, और जो पॉलिटिकल फैमिलीज को मैं खास तौर पर कह रहा हूँ, देखिए इनके खुद जो साहबजादे ना, जुनेद सफदर, वो आईटी के बड़े एक्सपर्ट हैं। उन्होंने नाना से एक पैसा नहीं लिया, उधर की यूनियन से गोल्फ खेलते थे तो अपने पैसे कमा के खेलते थे। मरियम काई साहब, इन्हें क्या पता घर की बिजली कट जाए तो क्या होता है, माँ बीमार हो तो अस्पताल ले जाने के लिए पैसे ना हो। एडमिशन कि भाई साढ़े को कुछ नहीं, आप पे कर लो जो करना है। नहीं, हाँ टैक्स देना है, गलत कह रहे हो। कीमतें बढ़ाएंगे हम। साढ़े को सब कुछ है पर ताड़े लिए कुछ नहीं। हाँ, ये गलत कह रहे हैं। नहीं, आपके लिए कुछ नहीं है हमारे पास। आपको पता उनकी सर्जरी का इन्हें बिल बता दें, मैं आपको अपना उस्ताद मान लूंगा, क्योंकि इत्तेफाक से इन्होंने जो सर्जरी कराई है ना अपनी, मुझे किसी ने बिल बताया, मैं सर पकड़ के बैठ गया। मैं क्यों इतने थे तो 50 को 100-200 खानदान महीने का पाल सकता साल का। अच्छा कादी साहब छोड़े, इनका पाकिस्तान से क्या, विजिटिंग प्रोफेसर हैं, जब तक इक़्तिदार हैं इधर रहेंगे, खत्म हो जाएगा फिर जाकर लंदन, सऊदी अरब, इकोनॉमी को तो खुद ही मिलजुल के हम कोलैप्स करा रहे हैं। अल्लाह ताला मेरे मुंह में खाक, हम इससे बच पाएँ। मगर माशाल्लाह इनके तो पूरे इरादे लगते हैं। जरा मजीद सुनाते हैं आपको कुछ। एस्टैब्लिशमेंट ने तो अपना हाथ हटा लिया, एस्टैब्लिशमेंट ने इनसे हाथ खींच लिया, बल्कि तो अब अदलिया के घोड़े पे सवार होकर आने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो तो हमने उसके पीछे, वैसे मैंने आपको बताया था ना, कुछ लंगूर लगा दिए हैं। काजी साहब, अदलिया में मैंने अगर किसी को गरीब का दर्द महसूस करते हुए देखा, मैंने, सारे ही अच्छे होंगे, वो थे एक्स जस्टिस चीफ जस्टिस साकिब निसार। उन्होंने प्राइवेट अस्पतालों के खिलाफ 100 मोटो लिया, कब्जा माफिया के खिलाफ लिया, बड़े बड़े लोगों के खिलाफ लिया, उनके सख्त खिलाफ है। उनके खिलाफ स्कूलों के खिलाफ उन्होंने लिया। उन्होंने नवाज शरीफ को वजीर आजम होते हुए कोई दबाव नहीं माना, उसका नाम था साकिब निसार, जो गरीबों के लिए दर्द रखा था, स्टंट पड़ा अगले दिन गया। आजकल उसके खिलाफ है। उनका क्या कसूर है कि इनके वालिद साहब को उन्होंने एनआरओ नहीं दिया? कभी इन्होंने रफीक तारड़ के बारे में बात की, जस्टिस कयूम के बारे में बात की? यार रफीक तारड़ साहब से याद आया, नहीं, सुप्रीम कोर्ट पर जो हमला हुआ मरियम साहिबा, कभी उन लोगों को भी बात करें। और रफीक साकिब निसार का इतना कसूर है कि उन्होंने इनके हाथों दबाव में नहीं आए, प्रेशर में नहीं आए। इन्होंने उनके अजीज दामाद को किस किस को सिफारिश नहीं की, किस किस का दबाव नहीं डाला। अब
साकिब निसार साहब के खिलाफ हुए मैं हैं, आसफ सईद खोसा साहब के खिलाफ हुए हैं, ये इनकी है। साहब मैं शेख वकास अकरम को सुन रहा था, उन्होंने बताया कि रफ़ीक तारड़ साहब मरहूम अल्लाह ताला उन्हें गरीक रहमत करे, उन्होंने कुछ घड़ियां बेची थी और वो घड़ियां शेख वकास अकरम कहते हैं कि मेरे खानदान के लोगों ने खरीदी थी। यार उसका कभी जिक्र नहीं आया। कादी साहब इनके लिए करप्शन जायजा, पाकिस्तान का सबसे बड़ा जालसाज एक है SD, वो सरकारी सरपरस्ती में काम करता है। इनके खिलाफ मुझे बताए ना, वो आप ही मुझे बताते थे, वो मनी लॉन्ड्रिंग केस, वो अब FIA करिए झूठा है। 1100 अरब के मुकदमात खत्म हुए, उन मुकदमात में सरकारी प्रोसिक्यूशन भट्टी साहब अब ये पता चल गया है, जो सारा कानून शनून सारा समझ लग गया है जिस तरह। अच्छा जरा ये सुने जरा, शायद खकान अब्बासी साहब भी जरा आजकल इन दी आई ऑफ द स्टॉर्म है, वो देखें क्या कह रहे हैं। भट्टी साहब ये खबर पहले आपने भी दी थी, अब और बड़ी शद्दोमत से आ रही है कि जो रिफ्ट है जो शरीफ फैमिली में, इट्स रियल, ये गुड कॉप और बैड कॉप वाला मामला नहीं है, लड़ाई सख्त है। मेरी खबरों की तो अक्सर आप मुतफिक नहीं होते, मुझसे मैं ये बता रहा हूँ ना, आपकी खबर को रिपीट कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ इससे 10 गुना ज़्यादा इख्तलाफ है। मेरी एक सिंपल गुजारिश है, मोहतरम हमजा शहबाज साहब पाकिस्तान में इस वक्त नहीं है। क्यों नहीं है? शाहिद हकान अब्बासी साहब क्यों खुल के नहीं कह रहे कि मैं इस पार्टी में नहीं रहूँगा? इससे 10 गुना ज़्यादा इख्तलाफ था, लेकिन ये ज़हनी तौर पर गुलाम है। इनकी 70-60 साल उम्र हो गई है, 40 सहाफ़त का वो सियासत का तजर्बा है, लेकिन ज़हनी गुलामी से नहीं निकलते। इस रीजन में 1857 में आया था ना गोरा, उसने हमें इतना गुलाम बना दिया, हम इख्तलाफ ही नहीं करते उससे। एक कमो बेशा डेट आगे होगी, किसी की जरूरत है कि मरियम को कहे बच्चे तुम कल की बच्ची हो, तुमने आज तक काउंसलर का इलेक्शन नहीं लड़ा, तुम रोज़ाना कभी आर्मी चीफ पे तनकीद करती हो, कभी अदलिया पे तनकीद कर रही हो, कभी अपने बारे में भी तो बताओ ना। आपकी पार्टी किस तरह वजूद में आई? ज़ियाउल हक की सुप्रीम कोर्ट पे हमला किसने किया? जजी पे दे गया। एक बस अपनी। अच्छा भट्टी साहब मुझे वज़ीर आज़म बना दो, तो फिर बना दो। ब्रेक की तरफ से जिन्होंने मर्जी बना दो। चौधरी शुजात हुसैन साहब कह रहे थे कि वक्त आएगा कि हम वज़ीर आज़म ढूंढेंगे, कोई बनने को तैयार नहीं होगा। पता नहीं उनकी राय थी कि गलत चाहिए। आप फैसले ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं, हमारे साथ रहिए। मैशत के कुछ मामलात जो कि ज़ाहिर है सबसे ग्रेव और अहम और पर्टिनेंट इशू है, उस पर बात करें। वेलकम बैक नाज़रीन। हमें ज्वाइन किया है मारूफ मैशदान मुजम्मल असलम साहब ने, जो कि साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब के मुआवन भी थे मुआशी अमूर के हवाले से। थैंक यू वेरी मच मुजम्मल असलम साहब। पहला सवाल मैं ये किए देता हूँ, हुजूर ये फरमाएँ कि एक तो ब्रेक नेक इन्फ्लेशन है और कोई बॉटम नहीं आ रहा, डील हमें मिल नहीं रही अभी तक, और कीमतें हैं कि वो एक रनवे है, तो इसका कोई बॉटम आएगा? ये रॉट रुकेगी या हम किस तरफ जा रहे हैं आपके ख्याल में जनाब मुजम्मल असलम साहब? देखिए जी, अभी एक खबर आई है और आपको अंदाजा होगा, फिच जो है एक आलमी इदारा है, रेटिंग एजेंसी है, और उसने अपनी एक रिपोर्ट शाया की है, दिवालिया है, स्ट्रक्चरिंग है, उसके बगैर पाकिस्तान की मईशत में जिसे कहते हैं ठहराव नहीं आ सकता। तो दिस इज द बॉटम, और ये बॉटम शौकत तरीन साहब ने जिस दिन हमने वाइट पेपर शाया किया था अपनी तकरीर में बोल दिया था। ये बात दोहरा दीजिएगा, शुरू में आवाज आपकी थोड़ी डिस्टॉर्ट हो रही थी तो मैं पहला फिक्रा नहीं सुन पाया जिस पे आप आगे इन्फ्रेंस डेवलप कर रहे हैं। क्या कहा फिच ने? फिच ने ये कहा है या तो पाकिस्तान के दो रास्ते रह गए मईशत के, या दिवालिया या डेट रीस्ट्रक्चरिंग, यानी कि कर्जे को वापस से उसकी मियाद को बढ़ाना, और अभी हम नहीं दे सकते, आगे जाके दे सकते हैं। तीसरा, उसने अब मईशत की बहाली का जिसे कहते हैं रास्ता जो है अभी फिलहाल जो हमारे पास वसाइल हैं उसकी बेसिस पे वो कह रहे नहीं है। ये चीज जो है सोल्यूशन शौकत तरीन साहब ने जब वाइट पेपर जिस दिन हमने PTI ने प्रेजेंट किया था आज से 1.5 महीना पहले, उस वक्त ये बात बोल दी थी। उसकी वजह यह है कि इतना माशी इस्तेसाल हुआ है पिछले 10 माह में कि पाकिस्तान के पास कोई वसाइल है ही नहीं, गुंजाइश है नहीं, खजाना खाली कर दिया, आमदनी को बंद कर दिया, रेमिटेंसेस हो गई, बरामदाद हो गई, मईशत हो गई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बंद हो गई, दोस्त ममालिक ने पैसे देना बंद कर दिए, दूसरे बैंकों ने, इदारों ने, कमर्शियल इदारों ने कर्ज देना बंद कर दिया। तो अब ये
जो है ना, ये इसके बगैर अब हल नहीं है। अब ये इसहाक डार साहब जिसे कहते हैं ना कि वो तैरने की कोशिश कर रहे हैं और पानी है नहीं, वो खुश्की में तैरने की कोशिश कर रहे हैं। एक तरीके से खुश्की में तैर नहीं जाता। और जो है अब आपको जो है ना पानी भरने के लिए एक ये दो वसाइल रह गए। अब एक अगली जो बात शुरू हो गई है वो ये शुरू हो गई है कि चले IMF की किस्त भी मिल जाती है, इससे आपको गुजारा हो जाएगा। वो तो 1.2 अरब डॉलर है, वो तो आपको अगस्त में भी मिली थी, मिफ्ता इस्माइल भी किस्त लाए थे, वहां से आपके जो है तकरीबन 6 अरब डॉलर के रिजर्व गिर गए। तो या 1.2 अरब डॉलर आया काफी होंगे, ये अब सारों का सवाल चल रहा है दिमाग में। और उसी सिलसिले में IMF भी अब रुका हुआ है, हुकूमत को कह रहा है आप बताएं कि हमारे अलावा आपको और कहां से पेमेंट्स आ रही हैं, उसका हिसाब किताब जोड़ते हैं, फिर पता लगता है कि आगे आपका माशी रास्ता क्या बनता है। तो वो इसहाक डार साहब को कुछ पता ही नहीं है, वो बिल्कुल ब्लैंक चल रहे हैं। वो बस एक ही बात PTI 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 PTI। और भाई PTI से इतनी आपको थी मोहब्बत थी तो PTI को करने देते ना। PTI सब कुछ सही, आपको तो नहीं बोलते थे हम कि आप हमारी मदद करें आके। अब वो जो है इन्होंने एक ही ये प्रोग्राम भी PTI का प्रोग्राम का बेड़ा गर्क भी कर दिया। मिफ्ता इस्माइल ने प्रोग्राम की मियाद बढ़ाई, प्रोग्राम का बेड़ा गर्क भी कर दिया। अब कुछ हो नहीं रहा तो PTI का जो है रोजाना नगमा सुनाते हमें। वो जो है उनकी चीफ ऑर्गेनाइजर साहिब हैं, वो भी कभी क्या कहती हैं कभी क्या कहती हैं। अब वो कह रही है कि जी मेरा तो मशवरा है इसहाक डार को और शहबाज शरीफ साहब को IMF से डील ही ना करें। और दूसरी तरफ वो हमारे बॉस शौकत तरीन साहब पे इन्होंने जो है फर्जी FIR कटवा दी ताकि जो है अपनी नाकामियों से तवज्जो हटा सके। अच्छा मुजम्मिल साहब ये रहनुमाई फरमाइए, IMF से डील करते हुए जान के 4-5 माह डिले की गया, ऐसा लग रहा है कि जानबूझ के मुल्क को कोई गैर मुल्की एजेंडे के तहत खुदा ना खासा डिफ़ॉल्ट करवाया जा रहा है किसी की ख्वाहिश के पास। क्या ये मेरा जो राय है सही है या बिल्कुल बेसलेस है? देखें इसकी कोई एविडेंस तो है नहीं कि ख्वाहिश है कि नहीं है, लेकिन जो तरीक़ेकार इस्तेमाल हुआ ना, जब असूली तौर पे IMF की किस्त आ जाती है तो मईशत में ठहराव रह जाता है। ये उल्टा तनज़ली हुई और जैसे ही ये एग्रीमेंट हुआ इसहाक डार को पैराशूटर बना के उतारा गया और इसहाक डार ने वो मिफ्ता इस्माइल का मुआहिदा तोड़ दिया और रुपए की कदर को भी गिराने की कोशिश की और उल्टी सीधे काम किए। और फिर उसके बाद IMF को बाकायदा तौर पे धमकियां दी, थ्रेट किया कि आई डोंट केयर, आप जाते जाएं, मैं खुद मैनेज कर लूंगा। फिर बोला मैं आंखों में आंखें डाल के बात करूंगा। फिर बोला मेरा फड्डा पड़ गया है। नहीं मुजम्मिल साहब मैं इधर रोकूंगा। देखिए हमें बिल्कुल बायस नहीं होना चाहिए। देखिए इसहाक डार ने मैनेज तो किया, उनका बैंक पलज था, 50 करोड़ उनका निकल गया, घर पलज था वो निकल गया, खुद वो इश्तिहारी थे, वजीर बन गया। अपने लिए तो नून लीग ने बहुत कुछ किया, पाकिस्तान को डिफॉल्ट की तरफ ले जा रहे हैं ना, तो वो तो आई इसीलिए। हम अपना लहू कहाँ तलाश करें? देखिए अब बात यह है ना कि अब वो जो इसहाक डार साहब और उनके जो साथियों ने इस 10 महीने में जो हासिल की है वो तो बेतहाशा है। और जिस दिन ये हुकूमत खत्म होगी, क्या क्या इन्होंने 10 महीने में, इस 10 महीने में जो नया काम दिखाया है वो तो बाद में सामने आना है। वो तो अभी एक हिसाब किताब अलग है, लेकिन जो सामने जाहिरी तौर पे चीजें हैं वो इसहाक डार साहब, आपने बिल्कुल सही कहा, 50 करोड़ पे उनके थे, वो रिलीज हो गए। उनकी हक हलाल की कमाई थी, अगर गलत नहीं तो वो उनको मिलनी चाहिए। उनका मकान देखिए बहुत, आपको नया तो नहीं बनाया होगा, 25-30 साल से बनाया होगा, अगर रुका हुआ था, गलत था, चले मिल गया। लेकिन हमारा क्यों बेड़ा गर्क कर दिया? हमारे लिए अगर बेहतरी नहीं तो वहीं पे तो रहने देते चीजें जहां पे थी, वहां से सारे का सारे जुर्माने सारे हम पे लगाने थे। और उसके बाद अब वो गलत, ये गलत, ये गलत, वो गलत। मैं ये नहीं कहता कि उनके पैसे उनको गलत मिले, सही मिले, बिल्कुल सही मिले होंगे, क्या पता। अपना मुजम्मिल साहब देखें, इनकी तो सबकी हक हलाल की कमाई है, मेहनत कशों की हराम की है, जिससे 2 वक्त की रोटी नहीं मिलती है जी। जो फिक्स्ड आमनी वाले हैं, चलें इस पर बात बाद में करेंगे। सवाल मेरा ये है कि एक खबर ये भी आई थी और बड़े जय्यद इकोनॉमिस्ट हैं हमारे साथ आते रहते हैं, वो कह रहे थे कि IMF की एक शर्त ये भी थी कि अपोजिशन को ऑन बोर्ड लें, क्योंकि हम ये जो प्रोग्राम है अब अभी तक क्लियर नहीं हुआ ये पिछले प्रोग्राम की हिस्सा होगी ये ट्रैंच या नए ट्रैंच जो है नए का हिस्सा होगी अगले। तो वो अपोजिशन को ऑन बोर्ड लेना चाह रहे थे, ये यस र्यूमर है जनाब मुजम्मिल साहब? देखिए अभी तक तो हमसे राब्ता नहीं किया ना IMF ने ऐसी कोई बात की, क्यों गलत बात करें ना। ये शौकत तरीन साहब की हद तक बात कर रहा हूँ ना, जो है हुकूमत ने हमसे राब्ता किया। आज मैंने देखा कि इसहाक डार साहब कोई प्रेसिडेंट हाउस में बैठे हुए थे सुबह वापस से,
और वो कोई मिनी बजट से रिलेटेड उनको एतमाद में लेने गए थे। हो सकता है कि आपकी बात सच हो और आज उन्होंने जाके की हो कि जी ये भी एक नई शर्त आ गई है। और इत्तेफाक से मैंने मीडिया में देखा कि फिर जो है अलवी साहब को और खान साहब का राब्ता भी हुआ उस मीटिंग के बाद। क्या पता ये इसमें हकीकत हो, लेकिन बात तो ये ना असूली तौर पे जब हम IMF की अमेंडमेंट्स कर रहे थे तो हम असेंबली से पास कराते थे और ये इन्होंने वोट उसके खिलाफ दिया था। आपको याद होगा स्टेट बैंक की खुद मुख्तारी बिल वगैरह। तो असूली तौर पे तो हमने इनके साथ एक तरीके से कंसल्टेशन कर ली थी, लेकिन अब ये सिंगल हैंडेडली कर रहे हैं। आलमी इदारों को ये मंजूर है नहीं है, ये भी सवालिया निशान है। आलमी इदारों को नहीं तो फ्रेंडली कंट्रीज ने तो ये बात कही है। सऊदी ने जो पैसे रोके हैं उन्होंने ये कहा कि आप अपने मुल्क में पॉलिटिकल कंसेंसस क्रिएट करें और IMF से प्रोग्राम शुरू करें। तो ये कहीं ना कहीं, और यही अभी इस वक्त जो है गोट फंसी हुई है हुकूमत की, क्योंकि IMF कह रहा है कि हमारी किसके अलावा की जो फंडिंग है उसकी जो है जरा आप प्रूफ ला के दें या हमें बताएं कि जी आपको उन्होंने कमिटमेंट दे दी है। तो वो अभी तक नहीं हो सका। तो बात तो घूम कर आ जाती है जो आप कर रहे हैं। अच्छा मुजम्मिल साहब एक रहनुमाई फरमाइएगा, कह रहे हैं 125% गैस महंगी होगी और पेट्रोल भी। आसान लफ्जों में बता देते, एक गरीब आदमी है उसके घर का बिल पहले 1000 रुपये आता था सुई गैस का, अगर 124% बढ़ती है गैस तो उसका बिल में कितना इजाफा होगा? देखें दो तरीके के लोग हैं। एक जो है, जैसे मैं अपनी मिसाल देता हूँ, मेरे घर में 2 गीजर चलते हैं, 4-5 चूल्हे चलते हैं, तो जो मेरा बिल है ना वो 125% से बढ़ा दिया। एक आदमी जिसके घर में गीजर नहीं है, सिर्फ चूल्हे हैं, उसका बिल जो है 30-40% से बढ़ा है। लेकिन बात यह है कि जो एक आम सारिफ का बिल है उसके अंदर तो बहुत ज्यादा बढ़ा दिया, लेकिन जो बड़े बड़े जिसे कहते हैं सेक्टर्स थे, मैं माफिया नहीं इस्तेमाल, सीमेंट की जो गैस का बिल है वो हमसे सस्ता है, फर्टिलाइजर का हमसे सस्ता है, पावर सेक्टर का हमसे सस्ता है, CNG बराबर है। तो ये जो बड़े बड़े नॉन एक्सपोर्टिंग सेक्टर का तो बिल्कुल ही, और एक्सपोर्ट सेक्टर का तो बिल्कुल ही ना होने के बराबर उनको दे दिया। तो सारा का सारा जो बोझ डाला है वो डोमेस्टिक कंज्यूमर पे डाल दिया इन्होंने। और वो जो है मुजम्मिल साहब, माफी चाहता हूँ, आपने बड़ी अहम बात पॉइंट आउट की कि जो इशराफ लोग थे जो माल बना रहे हैं यहाँ पे अनटोल्ड मनी, उनको तो बिल और सब्सिडी, उनको सब्सिडी मिल रही है, हमारी सब्सिडी वापस की जा रही है। ये था हमारा आज का शो। कल फिर मिलेंगे, इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।